हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट 10, जो कि आज से ही आपकी शुरू होगी, जिसका नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। आज हम करेंगे क्लास 1। इससे पहले हमने 5 यूनिट को कवर कर लिया है, हमने उनको कंप्लीट कर लिया है और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, साथ में जिनको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर अगर पीडीएफ चाहिए, अगर कुछ और आपको चाहिए कुछ चीज़ें, तो वो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगी या कुछ भी आपको सजेशन देना हो मुझे या कुछ भी, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो हमने 5 यूनिट्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमारी यूनिट है 1, 3, 4, 7 एंड 8। इनको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको जाकर देख लीजिएगा। आज से हम कर रहे हैं यूनिट 10, जो है आपकी 6 यूनिट हम कवर करेंगे आज से। फिर हमें इसके बाद 4 ही यूनिट्स बचेंगी। ठीक है, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। अभी हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई है और कुछ थोड़े से दिन का गैप इसमें पड़ गया है, क्योंकि देखिए अकेले में करना होता है वो, तो इट्स नॉट सो ईजी टास्क। ये सब कुछ बनाने के लिए पीडीएफ बनाना इट्स नॉट अ ईजी। ठीक है, और अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन भी करना है, अच्छे से आपको समझाना भी है, तो इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। और अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है। आप एप्लीकेशन फॉर्म आपके भर दिए जाएंगे इसी मंथ में आपके भर दिए जाएंगे, तो सभी उसको भरिएगा। और जो आप मास्टर्स कर रहे हैं वो अपेयरिंग है, तो वो भी इसको भर सकते हैं, और पास आउट है वो भी इसको भर सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेट के लिए, जेआरएफ के लिए लिमिट है, लेकिन फिर भी वो 30 से ऊपर होती है, तो बहुत सारा समय है अभी आपके पास। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, हाईलाइट कीजिएगा चीज़ों को। और देखिए, अगर आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है नोट्स का। अब हमने जो यूनिट्स कर ली हैं, अगर आप उनको ऐसे ही रिकॉल करोगे तो आपको वो नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाए रहेंगे, आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर किस चीज़ को कैसे लिखा है, तो वहाँ से आपको एकदम से वो स्ट्राइक करता है और आपको पता लगता है कि नहीं, ये चीज़ हमने वहाँ पर करी थी, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, सो इसलिए तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी और देरी के हम शुरू करते हैं। सो आज का आपका टॉपिक है टैक्स। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। देखिए, जो लोग इंडिविजुअल हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो अदर एंटिटी हो सकती है, और पब्लिक फंड जो भी आपके पास आएगा, आपके पास किसके पास? गवर्नमेंट के पास आएगा। अब टैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। इनकम टैक्स की बात तो बाद में आएगी, है ना। तो सबसे पहले टैक्स, तो टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल के द्वारा, इंडिविजुअल से किया जा सकता है, बिजनेसेस से किया जा सकता है, अदर एंटिटीज से किया जा सकता है जो प्रॉफिट कमा रही हैं या जो गेन कर रही हैं कुछ भी चीज़ें। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट के पास वो आपका टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आपका आएगा, उसको आप फंड बोलते हो कि गवर्नमेंट के पास फंड है। उस फंड को जो गवर्नमेंट होती है वो आपके सरकार क्या करती है, उस फंड का यूज़ करती है पब्लिक के लिए। किसके लिए उसको यूज़ करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा? जैसे रोड आ गया, बिल्डिंग्स आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए, आपके मंदिर आ गए। इनको बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको बनाने के लिए उस फंड का प्रयोग करती है, जो टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है, जो इंडिविजुअल से और बिजनेसेस से सरकार को जाएगा, या अदर एंटिटीज कोई कैपिटल गेन हुई है वहाँ से अगर कोई जाएगा। ठीक है, तो उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उस फंड को यूज़ करती है। एजुकेशन के लिए उसको यूज़ करती है, हेल्थ केयर के लिए यूज़ करती है, डिफेंस के लिए यूज़ करती है, एंड अदर पब्लिक प्रोग्राम, जो भी सरकार के द्वारा जो कोई भी काम किया जा सकता है। आप कुछ भी देख लो, आप अपने एरिया में देख सकते हो, सरकार ने कोई काम चलाया, रोड बना रही है सरकार, कोई बिल्डिंग बना रही है, कोई हॉस्पिटल बना रही है, कोई स्कूल बना रही है, कोई कॉलेज बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है, तो उन सब के लिए जो फंड है वो सरकार के पास, ऐसा तो है नहीं कि जो सरकारी मेंबर होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है वो अपना पैसा वहाँ पर डाइल्यूट करती है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो जो वो वहाँ पर पैसा लगाएगी, वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा लगता है, अरबों के हिसाब से पैसा लगता है। तो उस पैसे को कौन लगाता है? उस पैसे को जो टैक्स के द्वारा, टैक्स के रूप में जो सरकार को मिलता है, उसी का यूज करके वो ये सब काम करती है। पब्लिक की वेल्थ के लिए, उसको सुधारने के लिए, पब्लिक को इम्प्रूव करने के लिए, इस तरह के जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। और जो आपका पब्लिक फंड होता है वहीं से किया जाता है, जो टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है।
ठीक है। सो ये होता है आपके पास सबसे पहले टैक्स। टैक्स होता क्या है, एक मैंडेटरी चार्ज होता है, फाइनेंशियल चार्ज होता है जो सरकार के द्वारा लिया जाता है। इंडिविजुअल से भी लिया जा सकता है, बिजनेस एंटिटी से भी लिया जा सकता है, या अदर कोई एंटिटी भी हो सकती है, जिसका यूज एक सरकार किस में करेगी, एजुकेशन में करेगी, हेल्थ केयर में करेगी, या तो आपका डिफेंस में करेगी, या और भी ऐसे पब्लिक प्रोग्राम हो सकते हैं वहां पर इसको यूज करेगी। तो ये था आपके पास टैक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस आपके पास बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, बस दो ही होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली पेड किए जाते हैं गवर्नमेंट को बाय इंडिविजुअल और बिजनेसेस के द्वारा। क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वही होते हैं जो डायरेक्टली पे किए जा सकते हैं। आप यहां से देखिए, शब्दों को तोड़कर जोड़कर देखना सीखिए, तभी आप अच्छे से जो है वो देख सकते हो कि कोई, अगर आप शब्दों को तोड़ोगे या फिर उनको जोड़ोगे तो आपको एक मीनिंग मिलता है उसमें से, तो उसी मीनिंग को आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पर एग्जाम में तो आपको वहां पे एमसीक्यू ही आएंगे, तो वहां पे आपको टिक ऑप्शन करने में बहुत ईजी रहेगा। एलिमिनेशन मेथड भी आप वहां से लगा सकते हो जब आप शब्दों को जोड़ तोड़ कर देखोगे। तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जो सीधे ही दिए जाएंगे गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पे किए जाएंगे। जैसे आपकी सैलरी में से पे किया जाएगा, वो डायरेक्ट हो गया। तो चलिए हम इनको देखते हैं कौन कौन से वो हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है इनकम टैक्स, जो लेविएट ऑन सैलरी के ऊपर जो लगता है, वेजेस के ऊपर जो लगता है, एंड बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर जो लगता है, ये डायरेक्टली पे किया जाता है सरकार को। अब सैलरी है, जिनकी सैलरी के लिए क्राइटेरिया स्लैब रेट होती है, उस स्लैब रेट के ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है पर ईयर, तो आपका जो टैक्स है वो पर ईयर एनुअली ही काउंट किया जाता है, एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। तो पर ईयर में आपके देखा जाएगा कि इनकम कितनी होगी, उसी इनकम के बेसिस के ऊपर जो है आपका इनकम टैक्स लगेगा, जो इंडिविजुअल के ऊपर और बिजनेसेस के ऊपर लगता है। नाउ कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, पेड बाय कंपनीज ऑन देयर नेट प्रॉफिट। जो भी कंपनीज का नेट प्रॉफिट होता है, शुद्ध प्रॉफिट जो होता है, हर प्रकार का एक्सपेंडिचर जो भी उन्होंने किया है, एक्सपेंसेस जो किए हैं, उनको पे करने के बाद जो उनके पास नेट प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से जो कंपनीज पे करती हैं सरकार को टैक्सेस, वो आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट का मतलब आएगा जो कंपनी ने पे किया। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा टैक्स जो आपके रियल एस्टेट के ऊपर चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये या कोई लैंड का ओनरशिप है उसके लिए, या कोई आपकी ऐसी बिल्डिंग है जिसको आप किराए के ऊपर देते हो, रेंटल है, उसके वो आपके बिजनेस के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर जब चार्ज किया जाता है तो उसको आप बोलते हो प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद आता है वेल्थ टैक्स, इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल नेट वेल्थ इन सम कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज में जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं या आपके जो बिजनेसेस होते हैं, उनकी जो वेल्थ होती है, ओवरऑल वेल्थ में से भी आपका टैक्स जो है वो लिए जाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, कैपिटल गेन होती है पूंजीगत प्राप्तियां जो भी आपको हुई है, जब भी आप कोई सेलिंग करते हो, जैसे आपने कोई एसेट को सेल किया, उस एसेट को सेल करने से जो आपको इनकम्स हुई, जैसे स्टॉक्स को आपने, बॉन्ड को आपने, रियल एस्टेट को आपने सेल किया, उसके वजह से जो आपको कैपिटल गेन्स हुई, उसको आप बोलते हो कैपिटल गेन टैक्सेस। तो इसके ऊपर जब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपका, ये सब आपके किस में आता है, डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, तो आपके गवर्नमेंट टैक्सेस आते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आपके जो डायरेक्ट पे नहीं किए जाते हैं गवर्नमेंट को, जो थ्रू किए जाते हैं, आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कुरकुरे का पैकेट जो है वो परचेज किया, वहाँ पर आपने डायरेक्टली, तो वहाँ पे आपने तो 5 रुपये दिए, ये 10 रुपये का आपने लिए, तो 10 रुपये आपने जो है वो दुकानदार को दिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा पैकेट के ऊपर लिखा होता है टैक्स इंक्लूड, तो आपने वो टैक्स किसको दिया, आपने वो दुकानदार को दिया। अब दुकानदार की इनकम जो बनेगी, उस इनकम के बेसिस के ऊपर दुकानदार उसको गवर्नमेंट को पे करेगा, या फिर उसमें से जो भी या बिजनेसेस होंगे जिस बिजनेस को वो प्रॉफिट आ रहा है, वो बिजनेस अपने नेट प्रॉफिट में से या कॉर्पोरेट टैक्सेस में से उसको पे करेंगे। सो ये आपके पास आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो। इसको कलेक्ट किया जाता है बाय इंटरमीडिएटर के द्वारा, लाइक बिजनेसेस एंड पास टू द गवर्नमेंट। सबसे पहले बिजनेसेस के पास से जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट को पास किया जाता है, समझे। जैसे कि आपने, जैसा एग्जाम्पल था आपका, आपने किसको दिया, सेलर को दिया, सेलर ने आगे जो भी सेलर ने भी उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, मान लीजिए बिजनेस ने सेलर को वो, या रिटेलर को या होलसेलर को वो अपनी दी वस्तुएं, उसके बाद कस्टमर को दी, कस्टमर ने उसका पूरा 10 रुपीज़ दिया, पे किए, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, वो सब किसने पे किया, वो किया आपके बिजनेसेस ने। तो इस तरह से होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आपके पास आता है सेल टैक्स।
अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ परचेज, जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो, गुड एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए आपको उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। आप जो टैक्सेस दोगे वो आपके पूरे अमाउंट में ही होता है, और उस टैक्सेस को पे कौन करता है, आपके बिजनेसेस पे करते हैं। उसके बाद आता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। अब वैट को जीएसटी कर दिया गया है। अ टैक्स एडिड एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज के ऊपर, जैसे कि आपके बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग होता है, हर एक स्टेज के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जैसे प्रोडक्शन हुई या डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इसके ऊपर जब कुछ पेमेंट्स की जाएंगी सो वो आपके पास आता है वैट। वैल्यू को ऐड किया आपने, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपके टैक्स लगे हैं, वैल्यू को ऐड किया, हर एक स्टेज के ऊपर आपके टैक्स की वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, तो उस तरह से जो दिए जाते हैं। एक्साइज टैक्स, एक्साइज टैक्स आपके होते हैं जब भी आप कोई लग्जरी आइटम परचेज करते हो या कुछ स्पेसिफिक गुड्स आप परचेज करते हो। एक्साइज होता है विशेष वस्तुओं, विशिष्ट कर जो आपके लगते हैं उनको एक्साइज बोलते हैं। लेविएड ऑन स्पेसिफिक गुड्स लाइक अल्कोहल के ऊपर लगता है, टैबैको के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, लग्जरी आइटम्स होती हैं उनके ऊपर विशेष कर लगाए जाते हैं। इनके ऊपर जैसे हमने पढ़ा है, इनके ऊपर आप किस तरह, हमने ये पढ़ा है पहले हमने क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है कि आपके पास टैरिफ एंड नॉन टैरिफ टैक्सेस होते हैं, उसके बीच में ही हमने एक्साइज टैक्स भी पढ़े थे। एक्साइज टैरिफ जो आपके एक्साइज ड्यूटीज होती हैं वो लगती हैं, तो वो किसके ऊपर, विशेष कर लगते हैं। विशेष कर आपके हो सकते हैं जैसे आपका परसेंटेज में भी लग रहा है और आपका एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर भी लग रहा है, तो दोनों तरह से जब लगता है। उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपका होता है जब भी आप कोई चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तब आपको बॉर्डर के ऊपर जो पेमेंट करनी पड़ेगी उसको आप बोलते हो। जैसे आपको गुड्स एंड सर्विस को एंटर करना है, लीव करना है एक कंट्री के अंदर एंटर करना है, ये लीव करना है, इसके लिए जब आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी वो सब आपकी कस्टम ड्यूटी के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये सब था आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस। ये आपके पास टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। इस यूनिट से आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नाउ यू हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स? इनकम टैक्स होता है जो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपको अर्निंग हुई है, जो भी आपको गेन हुई है, जो भी आपको प्रॉफिट्स हुआ है, जो भी आपको डिविडेंड मिला है, उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा उसको आप बोलते हो इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन इंडिविजुअल और बिजनेसेस की अर्निंग्स के ऊपर। ठीक है, बिजनेसेस को और इंडिविजुअल को कोई अर्निंग हुई है, उस अर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लिया जाता है जो डायरेक्ट होता है, तो उसको ये पे करना पड़ता है। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इज यूज टू फंड पब्लिक सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिवाइस। ये आपकी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा सरकार को पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से ही आता है। बहुत सारे तरह के टैक्सेस जो है गवर्नमेंट लगाती है, उन्हीं टैक्सेस से सरकार को फंड आता है, उन्हीं टैक्सेस से सरकार को पैसा आता है। ठीक है, और जो इस पैसे को यूज़ करते हैं हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में। उसके बाद आपके पास आता है फीचर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा होता है? जैसे हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्ट किसी की इनकम के ऊपर लगाया जाता है, जिसको डायरेक्टली सरकार को पे करना पड़ता है। वो इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है, वो आपकी बिजनेसेस के ऊपर भी हो सकता है, और इससे गवर्नमेंट की अर्निंग्स होती हैं। प्रोग्रेसिव नेचर, ये कैसा होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मोस्ट कंट्री फॉलो करती हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को। मीनिंग क्या होता है? अब मोस्ट कंट्रीज नहीं, ऑलमोस्ट सभी कंट्री यही आपकी रूटीन को अपनाती हैं। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाएगा, मतलब कि जिसकी इनकम में जितनी प्रोग्रेस हो रही है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाएगा। जिसकी इनकम जितने ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टैक्स, जिसकी इनकम जितनी कम होगी उतना कम टैक्स, इस तरह से लगाया जाता है। हायर इनकम के ऊपर हायर इनकम टैक्स लगाया जाता है, लोअर इनकम के ऊपर लोअर इनकम टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से होता है ना। आपने स्लैब रेट में देखा होगा कि पहले की स्लैब रेट में होता था 3 लाख से 5 लाख के ऊपर, फिर 5% है, फिर 10% है, 15% है, 20% है, साथ में 10,000, 1,10,000, इस तरह से। तो वो ज़्यादा बढ़ता है आपकी इनकम्स के ऊपर। अभी की स्लैब रेट को जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम के दिन या एग्जाम से पिछले दिन आप स्लैब रेट को देख के जाइएगा, इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिएगा, गूगल के ऊपर उसको सर्च कीजिएगा, उसको देखिएगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जब भी आपका एग्जाम रहेगा उस टाइम पे, या अभी भी बना दूंगी मैं आपके लिए। अगर आपको चाहिए रहेगी स्लैब रेट इस टाइम का क्या है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी और उसके ऊपर आपको स्लैब रेट पूरा दिखा दूंगी। अभी के एट द प्रेजेंट टाइम 2020-25 अप्रैल में आपका किस तरह का स्लैब रेट है। ठीक है, क्योंकि जब आपका बजट पास होता है तब आपकी स्लैब रेट को चेंज किया जाता है, और अभी इसमें चेंजेस आए हैं।
जो आपका 2025 में बजट बना है उसमें स्लैब रेट में चेंजेस आपके आए हैं, तो टैक्सेस में चेंजेस आए हैं। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो एक बना के दे दूंगी, उसमें आपको पूरा स्लैब रेट में आपको बता दूंगी, ठीक है। सो इस तरह से प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। हायर इनकम के ऊपर हायर इनकम टैक्स लगता है, लोअर इनकम के ऊपर लोअर इनकम टैक्स लगता है। चार्ज और ऑन अर्निंग्स, अब अर्निंग्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये सीधी सी बात है, जो भी आपको इनकम होगी वो आपकी अर्निंग्स है, अर्निंग के ऊपर ही तो चार्ज किया जाएगा। और किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, तो इसके अंदर इंक्लूड सैलरी हो सकती है, बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है एंड इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इनके ऊपर आपकी चार्जिंग अर्निंग, ये आपकी अर्निंग्स होती हैं, इनसे आपके इन्हीं के ऊपर आपकी चार्जिंग किए जाता है टैक्स को। एनुअल लायबिलिटी होती है, और जो भी आपका इनकम टैक्स होता है वो एनुअली आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं हर मंथली इसको पे नहीं किया जाता है, एनुअली इसको पे किया जाता है। मैंडेटरी पेमेंट, ये लीगली होता है, आप इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स का पे नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, लीगल एक्शन आपके लिए लिया जा सकता है। एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, कभी कभी क्या होता है आपके टैक्सेस में आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है आपको, ठीक है। निःशुल्क आप टैक्सेस पे कर सकते हो। कभी कभी इस तरह के प्रावधान भी आपके टैक्सेस के अंदर किए गए होते हैं। जैसे आपकी एग्जम्प्टेड होती है इनकम, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इनकम इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर इनकम एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो एग्रीकल्चर से आपको इनकम होती है तो कुछ कंट्रीज उसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेती हैं, क्योंकि खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा भाई, बिना खाए तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। तो एग्रीकल्चर ही है ऐसा जहाँ से आपको खाना मिलेगा, तो इसके लिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसा करते हैं, कुछ कंट्रीज में लगाया भी जाता है। एंड टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल बिल, एजुकेशन एंड हाउसिंग लोन। अभी कभी कभी क्या होता है, जो आपके कस्टमर होते हैं या आपके जो भी टैक्स पेयर होते हैं, एसएससी होता है, उसको जो है वो जैसे एजुकेशन, होम लोन या फिर आपका मेडिकल बिल होता है, हाउसिंग लोन जब आप भी लिए जाते हैं, इनके ऊपर रिडक्शन मिल जाते हैं, डिडक्शन छूट आपको मिल जाती है टैक्स पे करने में, ठीक है। क्योंकि ये ग्रोथ के लिए होती है, जब आपके कोई भी आपकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए जब आप कुछ कार्य करते हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो ये सब कैसे हैं, ये सब लोन आपके ऐसे हैं कि वो ग्रोथ के लिए हैं, वो आपकी लाइफ स्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए इनको डिडक्शन दी जाती है। उसके बाद कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। इंडियन टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कलेक्टेड बाय द कंट्री टैक्स अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है वो लिया जाता है। सीबीडीटी, इसके द्वारा इन इंडिया के अंदर आपके सीबीडीटी के द्वारा लिया जाता है। डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, अब हर इनकम के लिए, हर अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग स्लैब रेट आपकी बनी है। जैसे कि आपको मैंने बताया स्लैब रेट क्या होती है जिसके ऊपर आपका लिखा हुआ होता है कि जो आपका सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, बीओपी है, एओआई है, उनके लिए किस तरह से कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स और कितना परसेंट टैक्स जो है आपको पे करना है, तो वो स्लैब रेट के अंदर आता है। तो इनकम टैक्स रेट हर इनकम के लिए अलग अलग से डिवाइड किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, अब एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, बिजनेसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। वाइल इंडिविजुअल पे पर्सनल इनकम टैक्स और बिजनेसेस पे कॉर्पोरेट टैक्स, जो हमने पीछे ही पढ़ा। सो इस तरह से इसको पे किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है लायबिलिटी टू पे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स को पे करने की लायबिलिटी आपके इंडिविजुअल की होती है, बिजनेसेस की होती है, और वो आपको एक एनुअली पीरियड के अंदर आपको पे करना पड़ेगा, तो ठीक है। The liability to pay income tax depends on various factors such as residency status, income sources and applicable tax laws of country। तो किसके ऊपर लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी आपकी बनती है या तो आप टैक्स पे करते हो, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका कैसा है, रेजिडेंसी में आप कैसी में रह रहे हो, आपकी इनकम कैसी है, आपके या टैक्स के लॉज जो आपके नियम बने हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली जब भी आपका टैक्स की लाइबिलिटी आपकी बनती है पे करने की। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इनकम टैक्स। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, इनकम रिलेटेड टर्म्स, ऐसी टर्म्स जो इनकम से रिलेटेड रहती हैं। जैसे ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम आपकी क्या होती है, सकल आय। सकल आय, ग्रॉस के बारे में आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रॉस क्या होता है, सकल होता है। ग्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें से अभी कुछ भी आपने डिडक्ट नहीं किया है, उसको आप ग्रॉस इनकम बोलते हो। टोटल इनकम अर्न्ड बिफोर एनी डिडक्शन, ऐसी इनकम जो अभी किसी भी डिडक्शन उसमें नहीं की गई है,
किसी भी डिडक्शन से वो ओतप्रोत नहीं है। मतलब कि ऐसी इनकम जो अभी आपने सिर्फ अर्न करी है, उसमें से आपने किसी तरह का ना कोई रेंट पे किया है, ना कोई रॉ मटेरियल की परचेजिंग आपने करी है वो पे किया है, या आपने सैलरी को पे किया है, आपने वेजेस को, आपने कोई भी एक्सपेंसेस उसमें से नहीं किया है, आपका वो, उसको आप बोलते हो ग्रॉस इनकम, इंक्लूडिंग सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, रेंटल इनकम, जो भी है ये सब आपका ग्रॉस इनकम आप इसको बोलते हो। तो ये सब टर्म्स जो है किससे रिलेटेड है, आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जो यहाँ से आपको पूछी जाएंगी। टैक्सेबल इनकम, अब ऐसी इनकम होती है, ऐसा पोर्शन होता है आपकी इनकम का जिसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें से हर तरह की डिडक्शन को, हर तरह के एग्जम्पशन को हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपके पास इनकम बचेगी, उस इनकम के ऊपर टैक्स जो पे किया जाएगा उसको आप टैक्सेबल इनकम बोलते हो। एग्जम्प्ट इनकम, अब कुछ कभी कभी ऐसी इनकम होती है, कुछ ऐसे आपके सोर्सेज होते हैं जहां से आपको इनकम जनरेट होती है जिसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो एग्जम्प्ट होता है, वो निःशुल्क होता है, उसको आप बोलते हो एग्जम्प्ट इनकम। जैसे एग्रीकल्चर इनकम होती है इन सम कंट्रीज के अंदर, सर्टेन अलाउंसेस, स्पेसिफिक गवर्नमेंट बेनिफिट भी इनको पे किए जाते हैं। कैपिटल गेन्स, अब कैपिटल गेन्स क्या होती हैं, जो भी आपकी सेलिंग आप करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, स्टॉक को, बॉन्ड को आप सेल करते हो, इससे आपको कोई इनकम हो सकती है। दैट कैन बी, क्या से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो इसको आप कैपिटल गेन्स बोलते हो। उसके बाद आता है टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट। अब किस तरह से आप टैक्स को कैलकुलेट करोगे और किस तरह से टैक्सेस की आप पेमेंट करोगे। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस आप जिसको बोलते हैं ना, टीडीएस भरना है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिस सोर्स से आपने इनकम को जनरेट किया है, जैसे मान लीजिए आपको सैलरी से इनकम हो रही है, आपको बिजनेस से इनकम हो रही है, तो उसी इनकम से, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर की तो नहीं आती है क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है, और जो आपकी रेंटल इनकम है, ये आपकी इनकम हो रही है, सोर्सेज हैं आपके रेंटल, ये आपका सोर्स हो गया। जैसे ये आपके सोर्सेज हो गए, सैलरी होगी, इंटरेस्ट हो गया, रेंट, ये आपके सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज के ऊपर जब डिडक्शन दी जाएगी, इन सोर्सेज के ऊपर जब टैक्स में छूटें आपको दी जाएगी, डिडक्ट किया जाएगा कुछ आपका अमाउंट, तो उसको आप बोलते हो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जिस सोर्स से आपको इनकम हुई है उसी सोर्स से आप टैक्स को डिडक्ट कर दो। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स आपका क्या होता है, ऐसा टैक्स जब आपका एनुअली आपको पेमेंट करनी है, उस पेमेंट से पहले ही आपने जो है वो पेमेंट कर दी। जब आपका एक पीरियड होता है, एक साल का पीरियड होता है, उस फाइनेंशियल ईयर होता है, एप्लीकेबल होता है बिजनेसेस के ऊपर जिनकी हाई इनकम होती है, लेकिन आपने क्या किया, अपनी इंस्टॉलमेंट को बिफोर फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले ही आपने पे कर दिया, तो उसको आप एडवांस टैक्स बोलते हो। उसके बाद आपके पास आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल वाइल फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न। अब इंडिविजुअल क्या करता है, जो एकल व्यक्ति होता है वो इनकम टैक्स पे करता है, जिसकी सैलरी जो है वो स्लैब रेट से ज्यादा होती है, ओवर टैक्स पे करता है। अब जो भी वो रिटर्न को फाइलिंग करेगा, टैक्स रिटर्न की फाइलिंग वो करता है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स को पे करने। तो सेल्फ से, खुद से असेस करके जब टैक्स पे किया जाता है तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आता है डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस। डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस आपके टैक्स में ही आपको पे की जाती है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और फिक्स्ड अमाउंट डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अवेलेबल टू सैलरी इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की सैलरी होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत, उसको सैलरी मिल रही है, उसको उस सैलरी में से डिडक्शन दी जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम के लिए। जो भी वो उस इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम होगी, उस टैक्सेबल इनकम में से जो डिडक्शन दी जाएगी, कुछ छूट दी जाएगी, तो उसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद टैक्स डिडक्शन, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जब आप करते हो, जैसे मेडिकल बिल, एजुकेशन एक्सपेंसेस, होम लोन, इसके ऊपर जब डिडक्शन मिलेगी तो उसको टैक्स डिडक्शन बोल दिया। जहां से आपको टैक्स करना था, स्पेसिफिक खर्चे आपने कुछ किए, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आपने किए, इसके ऊपर जो आपको डिडक्शन मिल गई तो उसको आप बोलते हो टैक्स डिडक्शन। रिबेट, अब रिबेट क्या होता है, अ रिडक्शन ऑन इन द फाइनेंशियल टैक्स पेबल ऑफन गिव टू लोअर इनकम ग्रुप्स। जिनकी लोअर इनकम होती है, लोअर इनकम ग्रुप को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा, तो उनको जो होता है जब फाइनल पेमेंट करनी है, फाइनल पेमेंट में उनको जो है रिडक्शन दे दी जाएगी, उनका कुछ अमाउंट जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा टैक्सेबल से, उसको बोलते हैं रिबेट। सो ये था। उसके बाद आता है टैक्स कंप्लाइंस एंड फाइलिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है सभी ही। फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिस ईयर में आपका जो है वो पीरियड जो है वो इनकम को असेस किया जाता है, जिस पीरियड में, जैसे अभी आपका चला है 2025 ईयर, 2025-26 आपका कैसा है, फाइनेंशियल ईयर है। 2025-26 में आपका
जो है वो टैक्स देखा जाएगा। जो आपका ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम कंट्रीज में कैसा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही होता है फाइनेंशियल ईयर, आप इसको बोलते हो। तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में आपका जो है वो आपका टैक्स जो है, टैक्स पीरियड असेस किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर, ऐसा ईयर जो आपके फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है। तो फाइनेंशियल ईयर आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर होता है, दोनों ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया होता है, जैसे 2025-26 आपका चला है, ये आपका असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट, इस ईयर में आपकी असेस की जाएगी इनकम, कौन सी इनकम असेस की जाएगी, जो आपने 2024-25 में अर्न करी है। पहले आप इनकम को अर्न करोगे तभी तो उसको असेस करोगे। तो फाइनेंशियल ईयर आपका है, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलेगा। फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस ईयर होता है, जिस ईयर में आपकी इनकम को कैलकुलेट किया, जिस ईयर की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों ही जो होते हैं आपके 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें आपने इनकम कमाई है, और असेसमेंट ईयर होता है जिसमें आप इसको पे करोगे। 2025-26 में 2024-25 की इनकम को आप पे करोगे। उसके बाद आपके पास आता है इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे आप बोलते हो ना ITR भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न, अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज रिपोर्टिंग इनकम डिडक्शन एंड टैक्स पेड। तो ऐसा होता है, और एक डॉक्यूमेंट होता है जो टैक्स अथॉरिटी को आप सबमिट करते हो जब भी आप अपने इनकम डिडक्शन एंड टैक्स पे करते हो। इन सबको आप रिपोर्ट करते हो ITR के जरिए। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट क्या होता है, जब भी आपको टैक्स पे करते हो उसको आप ऑडिटिंग करवाते हो, उसको आप देखते हो कि उसमें कुछ चीज़ें बच तो नहीं गई है, कि आपने उसको अच्छे से भरा है, या आपने सभी चीज़ों का निर्वाह किया है जो आप पेमेंट करते हो उस समय। तो यह होता है टैक्स ऑडिट। अब पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 231, यहां पर आपको सेक्शन भी याद रखने पड़ेंगे भाई। अब सेक्शन क्या है, 231, सेक्शन 231 सब सेक्शन। इस तरह से आपको उसको याद रखना है कि पर्सन कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है, क्या है पर्सन, क्या है व्यक्ति कौन होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब आप ऐसे नहीं देख रहे हो जैसे मैं हूं एक व्यक्ति हूं, आप हो एक व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो आप, लेकिन यहां पर आपको देखना है इंडिविजुअली, आपको देखना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली पर्सन क्या होता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द टर्म पर्सन इंक्लूड वेरियस एंटिटीज दैट आर लायबल टू पे टैक्स। तो कौन होता है आपका पर्सन, पर्सन वही व्यक्ति होता है सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स को पे करता है। वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो आपका कैपिटल गेन कोई हुई है तो वो भी आपका हो सकता है जो टैक्स पे करेगा। लायबिलिटी होती है जिसकी टैक्स पे करने की। अब इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है 231 के अकॉर्डिंगली। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल क्या होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है जो क्या करता है अपनी सैलरीज, जो जब वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के नाते उसने जो है सैलरीज को अचीव किया है, इनकम को अचीव किया है प्रोफेशनली, या बिजनेस ओनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल आप इसको बोलोगे। जब ये टैक्स पे करेगा तो इसको आप बोलते हो इंडिविजुअल। HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका आपका कोई डिवाइडेशन नहीं हुई है, ऐसी फैमिली जहां पर सभी की सबकी फैमिली मेंबर एक साथ में रहते हैं, सभी इकट्ठी इनकम को जनरेट करते हैं और साथ जो उस लॉ को फॉलो करते हैं उसको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हो। जहां पर मतलब कि अगर आपकी फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 ही लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उन सबकी इनकम को एक ही व्यक्ति के, मतलब उनका जो परिवार का मुखिया होता है उसके अकॉर्डिंगली ही देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनका ये परिवार चलता है। ठीक है, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। इनको जब जो है वो पे करनी पड़ेगी उसको आप बोलते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद आता है कंपनी। एनी कॉर्पोरेशन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। कोई भी ऐसी इनकॉर्पोरेट एक्टिविटी हो सकती है जो आपकी प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, जिसको कंपनी लॉ के अंडर आपने रजिस्टर किया है, जिसमें डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसको आप बोलते हो कंपनी। उसके बाद आपके पास आता है फर्म। इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म या आपकी LLP जो होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, फॉर्म्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट LLP एक्ट के अंदर जो बनाए जाते हैं, ये भी आपके इंडिविजुअल या पर्सन के अंदर ही आती हैं।
उसके बाद AOP एंड BOI। AOP होता है एसोसिएटेड ऑफ पर्सन, BOP होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटीज हु कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। कोई भी इंडिविजुअल का ग्रुप जो साथ में मिला है, जो एक ही कॉमन पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आपका बना है, तो उसको आप बोलते हो AOP BOI। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडीज मैनेजिंग म्यूनिसिपल फंक्शंस को जो है गवर्नमेंट बॉडीज जो है मैनेज करती हैं, सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जिसको आप लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, ये भी आपका पर्सन के अंदर ही आता है। AJP आपका आता है आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन। तो एंटिटीज रिकॉग्नाइज बाय लॉ एज सेपरेट लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है AI जो होते हैं आपके, वो आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में लिए जाते हैं, सच एज ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, ये भी आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इनको खुद से ये चलाते हैं, जैसे ट्रस्ट आ गए, यूनिवर्सिटीज आ गई, स्टैट्यूटरी बॉडीज कोई आ गई, तो इस तरह से आप पर्सन को याद रख सकते हो। उसके बाद आता है SSC। SSC क्या होता है 2(7) के अंडर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर आपका SSC कौन होता है? SSC को आप बोलते हो करदाता। करदाता वह व्यक्ति होता है जो टैक्स को पे करता है, जो टैक्स को पे कर देता है करदाता, उसको आप बोलते हो टैक्स पेयर, आप उसको बोलते हो, वो होता है SSC। एज पर सेक्शन 2(7) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड SSC रेफर टू एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो लाइबल होता है टैक्स को पे करने के लिए, कोई भी सम उसका हो सकता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसमें इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज को इसमें कवर किया जाता है, इसको आप SSC बोलते हो। करदाता जो भी टैक्स को पे करेगा। टाइप्स ऑफ SSC किस तरह के हो सकते हैं? ऑर्डिनरी SSC हो सकता है, ठीक है, ऑर्डिनरी हो सकता है, साधारण करदाता आपका हो सकता है एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स और फाइल और रिटर्न अंडर द लॉ, उसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी SSC, साधारण, जो मतलब इनकम टैक्स को पे करेगा और जो रिटर्न होगा टैक्स का उसको फाइल भी करेगा। इसके अंदर आपके इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाएगा, पर्सन के अंदर जो भी आएंगे वो सभी आपके ऑर्डिनरी SSC के अंदर आएंगे। HUF को इसमें HUF फैमिलीज जो होती हैं आपकी, इनको कंपनीज को, फर्म्स को, AOP BOI, लोकल अथॉरिटीज है आपके पास, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो भी आपके पास पर्सन है उन सभी को आपके SSC के अंदर जो है वो देखा जाएगा। डीम्ड SSC होता है कि हमने मान लिया उसको करदाता, डीम्ड कर लिया, माना गया करदाता। अ पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टली लायबल टू पे टैक्स, वो कोई ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली जो है वो पेमेंट करने के लिए, टैक्स को पे करने के लिए लायबिलिटी नहीं रखता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आ गई हैं कि उसको किसी और का टैक्स पे करना पड़ रहा है, कि उसको SSC मान लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह जैसे लीगल हियरिंग हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट हो गया, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो रियल एस्टेट को, जो भी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह स्टेट होता है उसको वो यूज़ कर रहा है, तो एग्जीक्यूट अगर उसको कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा। गार्डियंस ऑफ माइनर और इन कैपेसिटेटेड इंडिविजुअल, मतलब ऐसा इंडिविजुअल है जो इनकैपेसिटेटेड है और माइनर है, तो माइनर व्यक्ति अगर वो अर्निंग कर रहा है तो उसके तो पेरेंट्स ही उसका टैक्स पे करेंगे क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। उसके बाद आता है SSC इन डेफॉल्ट, ऐसा SSC जो डेफॉल्ट में बन गया है। अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बट फेल टू डू सो, मतलब कि ऐसा SSC जिसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया, मतलब जिसको कुछ पेमेंट करनी थी लेकिन वो डिडक्शन या जिस सोर्स से उसको डिडक्शन मिली है वो या कुछ भी टैक्स को पे करने में वो लायबल नहीं रहा है, टैक्स को वो पे करने में फेल रहा है, तो उसको लीगली अकाउंटेबल किया जाएगा, पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी या चार्जेस उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो SSC इन डेफॉल्ट है, मतलब वो उसका SSC इन डेफॉल्ट मतलब कि कोई भी अगर गलती से उसने अगर कुछ गलतियां कर दी हैं, डेफॉल्ट उसके अंदर डिफिकल्टी है, तो उस तरह से अगर आप उसको ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, अकाउंटेबल होगा वो, उसके ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा उससे। कैटेगरीज ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 224, अब ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जो आपकी इनकम के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर लगती हैं? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ, तो इनकम के अंडर आपकी कैटेगरीज क्या आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो कहीं से, आप बिजनेस के अंदर नहीं, सैलरी जब आप अर्न कर रहे हो, आप कहीं पर एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनली जब आप कहीं से एम्प्लॉय को प्राप्त जो है वो सैलरी प्राप्त कर रहे हो, बोनस प्राप्त कर रहे हो, कमीशन प्राप्त कर रहे हो, पेंशन आपको आ रही है, परक्यूजिट, अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अर्निंग कहीं से आपको हो रही है, तो वो सब आपका सैलरी के अंदर आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
कोई भी आपने प्रॉफिट को गेन किया है किसी बिजनेस से, ट्रेड आपने किया है, प्रोफेशन आपने किया है, या कहीं से कैश और काइंड आपको मिला है, किसी ने आपको चैरिटी करा है, वो सब आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। कैपिटल गेन्स आते हैं, जो भी आपने कुछ सेलिंग की है, स्टॉक को, बॉन्ड की, बिल्डिंग्स की, लैंड की, कैपिटल एसेट की, तो उसको आप कैपिटल गेन बोलोगे। डिविडेंड इनकम जो आपके शेयर होल्डर को मिलती है, कंपनीज से शेयर होल्डर ने रिसीव किया डिविडेंड को, उसको आप बोलो डिविडेंड इनकम। ठीक है। इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? जिस इनकम के ऊपर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आपको कुछ इंटरेस्ट हुआ है इनकम के ऊपर। रेंटल इनकम होती है जो आपके हाउसिंग के ऊपर रेंट करने से आपको मिली है, उसको आप रेंटल इनकम बोलते हो। कमर्शियल बिल्डिंग एंड एनी रेंट कोई भी आपको रिसीव हुआ है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गेम्स एंड बैटिंग, आपने कोई बैटिंग लगाई है, आपने कोई स्पेकुलेशन किया है, आपने कोई लॉटरी लगाई है, गेम्स आपने खेली है, उसकी वजह से जब आपको कुछ विनिंग्स हुई है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गिफ्ट एंड कैश बेनिफिट, आपको कोई गिफ्ट मिला है, कैश में बेनिफिट आपको मिला है, कुछ आपको रिसिप्ट हुई है, मॉनेटरी रिसिप्ट आपको हुई है, तो वो सब गिफ्ट एंड कैश बेनिफिट में आएगा। सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, सम गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड्स, इंसेंटिव्स और सब्सिडीज में बी कंसिडर टैक्सेबल इनकम। सब्सिडीज है, गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी टैक्सेबल होता है। अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसी मनी है जो अनएक्सप्लेन्ड रही है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर आपने कोई किया है तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम। सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अब आपको हर हेड से, हर सोर्सेज से अलग अलग इनकम आती है। बहुत सारे सोर्सेज, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सकता है, कैपिटल गेन्स हो सकती है, आपकी सैलरी हो सकती है, रेंटल हाउसिंग हो सकती है, यहाँ से आपको इनकम मिलती है। तो डिफरेंट हेड से आपको इनकम मिलती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम रेफर टू द टोटल इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी बिफोर अप्लाइंग डिडक्शन, एग्जाम्पशन और रिबेट। कोई भी डिडक्शन, एग्जाम्पशन एंड रिबेट जो है इनको मिलेगी, तो इसको अप्लाई करने से इनको अप्लाई करने से पहले इंडिविजुअल ने जो अर्निंग करी है उस अर्निंग को ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। की एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर? ग्रॉस टोटल इनकम सम ऑफ ऑल इनकम होते हैं। जो आपको इनकम कहाँ से हो सकती है? इनकम आपको हो सकती है या तो सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो उसको आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हो। उसके बाद आपके पास आता है एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो याद रखना पड़ेगा सेक्शन आपको कि सेक्शन आपका क्या है। सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड एग्जम्पशन फॉर एग्रीकल्चर इनकम। जो 10(1) है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर एग्जम्पशन अलाउ करता है कि आपके जो भी एग्रीकल्चर इनकम आपको होगी उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन दी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम रेफर टू द इनकम ड्रिवर्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। किसके ऊपर आपको ये मिलेगी? ऐसी लैंड जो इंडिया के अंदर है और जिसके ऊपर आपकी कोई खेती बाड़ी का काम किया जा रहा है, तो उसको आप बोलोगे एग्रीकल्चर। और वहाँ से जो आपको इनकम हो रही है उसको आप एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे, जो इंडिया के अंदर एग्जम्प्टेड होती है, जिसके ऊपर कोई टैक्स आपका नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10(1) एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो अंडर सेक्शन 10(1) के अनुसार जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो कोई भी आपके इनकम टैक्स के अंदर नहीं आती है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स आपका पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम के लिए क्वालिफाइज क्या चाहिए? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स और प्लांट। कैसी इनकम आपकी डिडक्टेबल होगी? जिसके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम होगी और जो ग्रोइंग क्रॉप्स और प्लांट, जहां पर आपकी क्रॉप्स उग रही हैं, प्लांट्स आपके उग रहे हैं, जैसे फ्रूट वेजिटेबल जिस लैंड के ऊपर उग रहे हैं, तो वो आपके कैसे रहेंगे? वो डिडक्टेबल रहेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आपने सेल किया है अपनी एग्रीकल्चर को, जैसे प्रोड्यूस किया है फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो इसके लिए आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लाइव स्टॉक सच एज काउ, शिप, पोल्ट्री, ये आपके लाइव स्टॉक है, जीवित प्राणी है, इनके लिए जब आप इनको सेल करने से कोई इनकम आपकी होती है, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाएगा, तो इनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, ऐसी इनकम जो आपके एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करने से जनरेट हुई है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। किसके ऊपर कौन सी ऐसी इनकम होती है जो आपकी पार्शली एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, कौन सी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, जब आप ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो टी को, ठीक है, तब रूल 8 है इसके अंदर। रूल कैसा है? रूल 8 है
जब 60% ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है, 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है। जो आपकी 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है, इसके ऊपर टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो टैक्स लगेगा। तो जैसे ही आप ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो आप टी को, 60% वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी, 40% वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी। रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, अब आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, रबर जब आप बनाते हो, 7A के अंडर आता है। 65% इसको एग्रीकल्चर इनकम के अंडर लिया जाता है, 35% इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर लिया जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉफी ग्रो एंड कर्ड बाय सेलर, अब कॉफी को ग्रो किया जाएगा एंड कर्ड किया जाएगा सेलर के द्वारा ही। तो 7 अंडर सेक्शन 7B1 के अकॉर्डिंग 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी, 25% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी। कॉफ़ी ग्रो आप कर रहे हो, कर्ड भी कर रहे हो, रोस्ट भी कर रहे हो, ग्राउंडेड भी कर रहे हो, खुद ही उगा रहे हो, खुद ही सब उसको मिक्स, फ्लेवर भी मिक्स कर रहे हो, इंग्रेडिएंट भी उसके साथ आप मिला रहे हो। तो 7B1A के अकॉर्डिंग 60% ये आपकी कैसे होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कितनी आपकी, ये सब आपकी चीज़ें हैं, क्रॉप्स हैं जो आप उगाते हो, कौन सी आपकी कितनी % जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी, कितनी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है वो आपकी टैक्सेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स, इसको हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस एग्रीकल्चर इनकम तक ही पढ़ेंगे। सो ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है, कौन से नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है। फर्स्ट क्लास होती है, तो इसके लिए क्योंकि आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, फर्स्ट ही क्लास है, तो इसमें हर टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा क्या इसके अंडर है, क्या इसके अंडर नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।